कश्मीर में एक मान्यता है बहुत पुरानी। आज भी श्रीनगर के घरों में बुजुर्ग इसे बचपन से ही बच्चों को सिखा देते हैं। मान्यता यह है कि अखरोट के पेड़, जिसे कश्मीर में दून कुल कहते हैं, उस पर रात को कोई नहीं चढ़ता। रात को उसके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस पेड़ की शाखों में कुछ रहता है और वो चीज़ आपको नुकसान तब तक नहीं पहुंचाती जब तक आप उसे जवाब ना दो। और इस कहानी की लड़की का नाम था जोया, उम्र 23 साल, और वो श्रीनगर के एक छोटे से रेडियो स्टेशन पे रात 11 बजे से 1 बजे तक एक शो चलाती थी, जिसमें लोग कॉल करते थे और वो हर कॉल उठा के कहती थी, जी मैं सुन रही हूँ। गाइस, आज की कहानी मौसम से शुरू होती है और ख़त्म एक सवाल पे होती है, जिसका जवाब मैं आपसे मांगूंगा इस वीडियो के अंत में। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मेरी ये जो भी आप कहानियां सुन रहे हो, अगर आपको बंद करके सुननी है, ये जो स्क्रीन है गाड़ी चलाते हुए सुननी है, सोते वक्त सुननी है, तो आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो बाय द नेम ऑफ स्टोरीज बाय अमान पारकर। तो अब ये कहानी शुरू होती है। कश्मीर में 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक जो वक्त होता है उसे चिलई कलान कहते हैं। 40 दिन, साल की सबसे कड़ी सर्दी। उस दौरान डल लेक के ऊपरी सतह जम जाती है, नलकों में पानी बर्फ बन जाता है और रात का तापमान -8, -10 तक चला जाता है। और उस वक्त श्रीनगर की जो शक्ल होती है वो किसी भी फिल्म मेकर का सपना हो सकता है। जो वहाँ का जो डाउनटाउन है, उसका जो रेनवारी मोहल्ला, तंगी गलियां, दोनों तरफ 3 मंजिला पुराने लकड़ी और महाराजी ईंट के घर थे, जिनके छतों पे 3 का पानी जमा हुआ होता था। उस पे बर्फ की 2 फीट मोटी चादर होती थी। आसपास चिनार के पेड़ों की नंगी शाखें आसमान में लकीरों की तरह फैलती हुई दिखती थी। दूर हरी पर्वत के किले की पीली बत्ती कोहरे में से जुगनू की तरह चमक रही होती है। और इस पूरे मंजर पे एक ऐसी खामोशी है जो सिर्फ बर्फ ही बना सकती है, क्योंकि बर्फ आवाज को सोख कर लेती है। आप अपने खुद के कदमों की आवाज सुन सकते हो बस, और उससे दूर कुछ भी नहीं। और इसी मोहल्ले की एक गली के आखिर में एक घर है। आंगन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना अखरोट का पेड़, और उस घर में 2 लोग रहते हैं। जो पहली शख्स थी वो थी 23 साल की जोया मीर। श्रीनगर में ही पैदा हुई, यहीं पढ़ी। दिन में पेपर मशे का काम करती थी, कश्मीरी कागज़ की कलाकारी, और रात को एक लोकल एफएम स्टेशन में अपना शो शबे कश्मीर चलाती थी। आवाज़ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, पिछले 2 साल से उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है। 2 साल पहले उसकी अम्मी की मौत के बाद से वो दवाई लेती है, वो थेरेपी लेती है, और वो हर रात सोने से पहले अपने कमरे का हर कोना चेक करती है 3 बार। और यहीं पे इसी घर में उसकी दादी हजरा बेगम रहा करती थी। कश्मीरी में बोबे मतलब दादी कहा जाता है। पूरे दिन अपने पहरान पहने खंगरी सीने से लगा के बैठी रहती है। बहुत कम बोलती है, लेकिन जो बोलती है वो याद रह जाता है। इसी घर में इसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, और इस घर का हर सच सिर्फ इसे पता है। और गाइस, इस कहानी में एक और एक किरदार है, उसका नाम आपको कहानी के बीच में पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब आप वापस जाके ये पूरी कहानी दोबारा सुनना चाहोगे। कहानी शुरू होती है 9 जनवरी की रात को। जोया स्टेशन पहुंचती है, रेडियो स्टेशन। स्टूडियो एक छोटी सी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पे है। एक रिकॉर्डिंग बूथ है, उसके आगे कांच की एक बड़ी सी खिड़की है, और उस कांच के उस पार इरफान का कंसोल था। इरफान जोया का खास दोस्त था, जो कि हर बार उसे मोटिवेट किया करता था, और इरफान वहाँ का साउंड इंजीनियर भी था। और उसी समय वहीं बाहर बर्फ गिर रही है, इतनी धीरे कि दिखती कम है, महसूस ज़्यादा होती है। 11 बजे शो शुरू होता है। जोया हेडफोन लगाती है, माइक ऑन करती है, और वो लाइन बोलती है जो पूरी वैली पहचानती है, अस्सलामुअलैकुम श्रीनगर, मैं जोया, और अगर आज रात आपको नींद नहीं आ रही है तो चलिए साथ में जागते हैं। कॉल आने लगते हैं, कोई बारामुल्ला से, कोई अनंतनाग से, तो कोई सपोरे से। कोई गाना रिक्वेस्ट करता है, कोई अपनी माँ के लिए दुआ मांगता है,
कोई बस बातचीत करना चाहता है। और अब रात के ठीक 12:40 पे एक कॉल आता है जिस पे कोई नंबर डिस्प्ले नहीं होता। जोया कॉल उठाती है। जी, मैं सुन रही हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से सिर्फ सांस है, बहुत धीमी लेकिन बहुत लंबी सांस, और उसके पीछे बर्फ़ गिरने की आवाज़ें आ रही हैं जो फ़ोन पे कभी रिकॉर्ड नहीं होती। और फिर एक बच्ची की आवाज़ आती है, लगभग 4 साल की, कश्मीरी में, बिल्कुल धीरे से कहती है, जोया दरवाज़ा खुला छोड़ देना। जोया जम जाती है। वो कांच के उस पार इरफान की तरफ देखती है। इरफान हेडफोन पहने हुए अपने फ़ोन पे हंसता हुआ कुछ तो स्क्रॉल कर रहा था। उसने कुछ भी नहीं सुना। जोया वापस माइक की तरफ मुड़ती है और बूथ के अंदर उसके बिल्कुल सामने वाली खाली गेस्ट चेयर पे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है, सर झुका हुआ, लंबे काले बाल चेहरे पे। स्टूडियो की लाल ऑन एयर लाइट उसके ऊपर पड़ती है और वो एक झटके में अपना सर उठा के जोया की तरफ देखती है और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद है। पूरे स्टेशन की बिजली चली जाती है 1 सेकंड के लिए, और जब वापस आती है चेयर खाली है। इरफान दरवाज़ा खोलता है। यार, जनरेटर का इशू है यार, सब ठीक? जोया के हाथ कांप रहे थे। वो बस इतना कहती है, कॉल लॉग चेक कर, 12:40 वाला। इरफान चेक करता है, 12:40 पे कोई कॉल आया ही नहीं था जोया, ये उसने कहा। उस रात शो के बाद जोया घर जाने के लिए डल लेक का शॉर्टकट लेती है। सुबह के लगभग 2 बजे घाट पे एक शिकारा वाला बैठा है, मोहल्ले का ही पुराना आदमी, गुलजार चाचा। अब यहाँ का मंजर इमेजिन कीजिए। डल लेक का पानी आधा जमा हुआ है, किनारे किनारे बर्फ की पतली परत है जिस पे चांद की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे किसी ने पूरे लेक पे कांच बिछा दी हो। चारों तरफ कोहरा है, इतना घना कि जबरवन के पहाड़ियाँ बिल्कुल गायब है। शिकारा चलती है तो पानी नहीं, बर्फ टूटने की आवाज़ आती है। और बीच लेक में कोहरे में जोया को कुछ दिखता है। एक बच्ची जमे हुए पानी पे खड़ी है, बिल्कुल उस जगह जहां बर्फ इतनी पतली है जहां किसी इंसान का वजन संभाला नहीं जा सकता। जोया गुलजार चाचा को रोकती है, चाचा वहां देखो। गुलजार चाचा कोहरे में दिखते और कहते, बेटी वहां कुछ नहीं है, तुम्हें ठंड लग गई है शायद से। जोया वापस उधर देखती है, बच्ची गायब है। वो एकदम राहत की सांस लेती है, अपना जो पहरान था जो उसे पहना हुआ था वो ठीक करती है, शिकारा के किनारे पे अपना हाथ रखती है ऐसे ही, और बर्फ के नीचे से एक छोटा सा हाथ निकल के उसकी कलाई पकड़ लेता है। पूरी बर्फ एक साथ छर्र करके आवाज के साथ छटकती है। शिकारा जोर से हिलता है, गुलजार चाचा चीखते हैं और जोया पीछे गिर जाती है। जब वो उठती है, पानी बिल्कुल शांत, बर्फ जैसी थी वैसे ही है, कहीं कोई दरार नहीं, लेकिन उसके कलाई पे 5 नीले निशान है और वो निशान 2 दिन तक नहीं जाते। अगले दिन जोया डॉक्टर सानिया कादरी के पास जाती है, जो कि पहले से ही जोया का एंजाइटी का इलाज कर रही थी। और डॉक्टर सानिया जो कहती है वो पूरी तरह हमेशा सही ही होता है। वो समझती है कि एंजाइटी डिसऑर्डर में नींद की कमी से हाइप्नागोगिक हेल्यूसिनेशन हो सकते हैं, यानी जागने और सोने के बीच वाली हालत में इंसान ऐसी हरकतें देख और सुन सकता है, और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि है ही नहीं। वो समझती है कि पैनिक अटैक के वक्त शरीर में इतना एड्रेनलिन आता है कि खुद का हाथ भी किसी और का लगने लगता है। और वो ये भी कहती है कि 23 साल की उम्र में माँ की मौत के 2 साल बाद तुम सर्दियों में रात की शिफ्ट कर रहे हो, ये सब बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और घर पे भी यही होता है। इरफान कहता है, जोया तू बस थोड़ी सी ब्रेक ले ले यार। जो पड़ोसी है वो कहते कि बेचारी लड़की माँ के जाने के बाद बिल्कुल ऐसी ही हो गई है, और यही इस कहानी का असली डर है। गाइस, जोया को सबसे ज्यादा डर उस बच्ची से नहीं लग रहा था, उसे डर इस बात का लग रहा था कि अगर ये सच में है भी तो फिर उससे कोई कभी भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फाइल पे पहले से ही एक लेबल चिपका हुआ है और उस लेबल के बाद उसकी हर एक चीख एक सिम्टम बन जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान था जिसने उसे ये नहीं कहा था कि तुम ठीक हो जाओगी, बोबे। उसकी बोबे मतलब दादी, जैसे मैंने आपको कहा। उसकी बोबे ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी कलाई के नीले निशान देखे और बहुत धीरे से पूछा, जोया
तूने जवाब दिया था। उस रात जोया की दादी उसे बताती है कि मेरी पूरी जिंदगी इसी घर के अंदर बीती है। मैं कई चीज़ों को जानती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि दून कुल पे रात को नहीं रुकना, मतलब अखरोट के पेड़ पे, और अगर जा भी रहे हो तो सलाम बोल के गुजरना। जो बाथरूम में नाली है उसमें खौलता हुआ पानी नहीं डालना होता। खौलता हुआ पानी मतलब गर्म पानी, क्योंकि बेटा जो हमारे नीचे रहता है वो नाराज़ हो जाता है, और जब भी रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारता है तो कभी भी उसे जवाब मत देना। जो यह हंसने की कोशिश करती है, बोबे मेरा काम ही जवाब देना है, मैं रात भर लोग का नाम लेके ही जी में सुन रही हूँ बोलती हूँ। बोबे का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है। उस रात जोया नहाने जाती है। पुराने घर का हमाम, पत्थर का फर्श, नीचे से लकड़ी जलती है। पूरा कमरा भाप से भरा हुआ है। वो बाल्टी में गर्म पानी लेती है। ठंड इतनी है कि भाप दीवारों पे पानी बन के बह रही है। वो बाल्टी का बचा हुआ खौलता पानी नाली में डाल देती है, बिना सोचे, आदत से। और नाली में से एक आवाज़ आती है, एक लंबी, धीमी, जलने वाली चीख। जोया पीछे हटती है, भाप से ढके हुए आईने की तरफ देखती है, और आईने की भाप पे अंदर की तरफ से एक छोटी सी हाथ की छाप बन जाती है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर भाप पे कश्मीरी में एक नाम लिखा जाता है, उल्टा, जैसे आईने के उस पार से किसी ने लिखा हो। और उसी वक्त हम्म की आग एकदम से भड़कती है और बुझ जाती है। अंधेरे में जोया से बिल्कुल कान के पास आके एक बच्ची कुछ तो फुसफुसाती है। वो बच्ची कहती है, जोया मैं ठंड में हूँ। अगली सुबह जोया की जो बूबे, जो दादी थी, वो उसको मौलवी गुलाम रसूल के पास ले जाती है, और वहाँ वो सच सामने आता है जो इस घर में 22 साल से दबाया गया था। जोया की माँ का नाम रुखसाना था, और जोया उनकी पहली बेटी नहीं थी। जोया से 2 साल पहले उनकी एक और एक बेटी थी, आलिया, 4 साल की। और 22 साल पहले के चिलई कलान की रात में एक बहुत कड़ी सर्दी के दौरान आलिया निमोनिया से चल बसी थी। रुखसाना टूट चुकी थी, और उस वक्त लोगों ने उन्हें कहा था, रात को मरहूम का नाम मत पुकारा करो, खासकर उस पेड़ के नीचे। लेकिन एक माँ ये बात कैसे माने? रुखसाना ने 40 रात उस अखरोट के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बच्ची का नाम पुकारा था, हर रात, आलिया आलिया आलिया। और 40वीं रात को किसी ने जवाब दे दिया। मौलवी साहब बहुत धीरे से कहते हैं, बेटी जिन कोई भूत नहीं होता, वो अलग मखलूक है, वो हमेशा बुरी नहीं होती, लेकिन वो आवाज़ और नाम पे आती है, और अगर आप उसे एक बच्ची की जगह दे दो तो वो बच्ची बन के रह सकती है हमेशा के लिए। उस दिन के बाद घर में कुछ बदल गया था। रुखसाना कहती थी कि आलिया वापस आ गई है। वो हमेशा हर रात को 2 थाली लगाती थी। वो जोया को बचपन में कहती थी, जोया तुम मेरी दूसरी बेटी हो, पहली अभी भी इसी घर में है। और 2 साल पहले एक बर्फ़ वाली रात रुखसाना 3री मंजिल की खिड़की से नीचे गिरकर मर गई। रिपोर्ट में लिखा गया था, बर्फ़ पर पैर फिसला और उनका इंतकाल हो गया। बूबे पहली बार रोने लगती है और कहती है, वो फिसली नहीं थी, वो खिड़की पे खड़ी होके नीचे कुछ तो देख रही थी, और उसने किसी का तो नाम लिया था। उस रात जोया शो पे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इरफान ने कहा था कि घर पे अकेली मत बैठ यार, स्टेशन पे आजा, मैं हूँ। रात के 12:40 पे वही कॉल आता है, बिना नंबर का। इरफान इस बार हेडफोन पहने हुए, और इस बार वो भी सुनता है। दूसरी तरफ से सिर्फ सांस, फिर वही बच्ची की आवाज़, जोया। इरफान कंसोल पे भागता है, कॉल ट्रेस करने की कोशिश करता है। लाइन किसी टावर से नहीं आ रही थी। जोया दूसरी बार इरफान कांच पे हाथ मार के चिल्लाता है, मत बोल कुछ भी, मत बोल। और फिर तीसरी बार, और इस बार वो आवाज़ बच्ची की नहीं है, वो आवाज़ जोया की माँ की है, रुखसाना की, बिल्कुल वैसी जैसे 2 साल पहले थी। जोया बेटा जवाब दे दे। और एक इंसान जो 2 साल से अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हो, जिसे एंजाइटी ने हर रात ये सोचने पे मजबूर किया हो कि काश एक बार और बात हो जाती मेरी अम्मी से, वो इंसान क्या करेगा? जोया का हाथ माइक की तरफ बढ़ता है, और उसी वक्त स्टूडियो का दरवाज़ा खुलता है। जोया की दादी बूबे वहाँ पे खड़ी थी, बर्फ से भीगी हुई, पहरान पे सफ़ेद परत, सांस उखड़ी हुई। एक बहुत बुजुर्ग औरत जो कि आधी रात को
पैदल चल के स्टेशन तक आई है, उसके घर से लेके यहाँ तक। वो जोया के हाथ से माइक खींच लेती है, अपने मुंह के पास रखती है और पूरी ताकत से बोलती है, मैं जोया हूँ और मैं सुन रही हूँ। पूरे स्टेशन की हर लाइट एक साथ फट जाती है, कंसोल में से चिंगारियां निकलती है, हेडफोन में से एक चीख निकलती है इतनी तेज कि इरफान के कान से खून आ जाता है और अंधेरे में स्टूडियो की उस खाली गेस्ट चेयर पे कोई बिल्कुल जोर से आके बैठ जाता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह बूबे अपने घर के आंगन में अखरोट के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। सीधी बैठी हुई है, आंखें बंद है, चेहरे पे सुकून है और उसके आसपास की जो बर्फ थी बिल्कुल साफ थी, एक भी निशान नहीं था, ना आने का ना जाने का। डॉक्टर्स ने लिखा कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड प्रेशर। एक इतनी बूढ़ी औरत जो कि रात को बर्फ में बाहर निकल गई, इसके लिए बस कार्डियक अरेस्ट आ गया, बस इतना ही लिखा गया। जोया ने वो घर बेच दिया, नया मालिक आया। उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने वो पुराना अखरोट का पेड़ कटवा दिया, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो नींव को नुकसान पहुंचा रही थी। जोया अब श्रीनगर में नहीं रहती, वो अभी भी वही रेडियो स्टेशन का ही काम करती है, लेकिन थोड़ा अलग। रिकॉर्डिंग घर पे ही करती है कभी कभी। जोया के पास ना हर महीने कुछ ना कुछ लिसनर्स आते हैं, मैसेज करते हैं। मैसेज हमेशा एक जैसा ही होता है, मैम आपके एपिसोड में एक आवाज़ आती है बहुत धीमी, किसी छोटी बच्ची की आती है, क्या वो आपकी बेटी है? लेकिन गाइस आप सबको पता है जोया की कोई बेटी ही नहीं थी। तो गाइस अब मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा जो मैंने शुरू में कहा था। जोया के साथ जो हुआ वो एक जिन था या एक ऐसी लड़की थी जो 2 साल से अपनी माँ को ढूंढ रही थी और जिसका दिमाग उसे वो आवाज़ लौट के दे रहा था जो वो सबसे ज़्यादा सुनना चाहती थी? कमेंट्स में ना ज़रूर बताइए कि ये जिन था या एंजाइटी। और हाँ, आप मेरी ऐसी कहानियाँ स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो बाय द नेम ऑफ स्टोरीज बाय अमान बार का नाम से। शुक्रिया।